एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का आपके अपने स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके सामने लेके आए हैं शिविरा मासिक पत्रिका। इसमें हम बात करने वाले हैं 2024 का जो अंतिम महीना है दिसंबर, तो उसकी ये पत्रिका है। और यह जो पत्रिका है यह शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। और इस पत्रिका में हम देख सकते हैं क्या क्या इस अंक में हम देखेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं 56 पृष्ठों की ये पत्रिका है और ये हर महीने प्रकाशित होती है। ये 2024 का अंतिम प्रकाशन है। इसके प्रधान संपादक कौन है, वरिष्ठ संपादक कौन है, सभी के बारे में यहाँ पर दिया गया है। यहाँ इसकी वार्षिक सदस्यता अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी यहाँ बता रखा है। और इस मासिक पत्रिका की वैसे जो कीमत है वो 20 रुपये रखी गई है। अब हम इसके जो संपूर्ण पेज हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो पर अंत तक बने रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ आप देख सकते हैं एजुकेशन प्री सबमिट 2024 की ये कुछ झलकियाँ हैं। फिर हम बात करते हैं शिक्षा संकुल जयपुर में पाठ्यक्रम के समयानुसार परिवर्तन हेतु विचार विमर्श किया गया है। संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में संविधान की प्रस्तावना का वाचन करते अधिकारी एवं कर्मचारी गण यहाँ शपथ ले रहे हैं सभी। यहाँ आप देख सकते हैं बालवीर जोरावर सिंह और फतेह सिंह के बारे में। यहाँ आप साइड में देखेंगे अपने जो शिक्षा मंत्री हैं दिलावर सिंह, उनकी तस्वीर दे रखी है। यहाँ आप बालवीर जोरावर सिंह और फतेह सिंह के बारे में आप देख सकते हैं। फिर है समाज और शिक्षा के बारे में ये लेख लिखा है आशीष मोदी, जो निदेशक है माध्यमिक शिक्षा विभाग के। यहाँ आप देख सकते हैं पाठकों की बात है। पाठकों के जो पत्र व्यवहार हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद एक विस्तृत दृष्टिकोण दिया गया है। स्वामी विवेकानंद के बारे में संपूर्ण जानकारी आप यहाँ देख सकते हैं। कब इनका जन्म हुआ, कहाँ इनका जन्म हुआ, तो ये सब कुछ जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता, तत्कालीन कलकत्ता में एक कायस्थ परिवार में इनका जन्म होता है। और इनका औपचारिक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। यहाँ इनके बारे में इनकी जीवनी आप यहाँ देख सकते हैं। भारत भ्रमण और समाज सेवा इन्होंने 1888 से 1893 तक भारत का भ्रमण किया था। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जब तक लाखों लोग भूखे और अशिक्षित हैं, मैं उस हर व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूँ जो उनके लिए कुछ नहीं करता है। तो ये पंक्ति इनकी बहुत ही अच्छी है। शिकागो में धर्म महासभा और विश्व में भारतीय संस्कृति का इन्होंने 1893 में प्रचार किया था। रामकृष्ण परमहंस से मिलन और आध्यात्मिक मार्ग इन्होंने अपनाया था। उनकी मुलाकात 1881 में रामकृष्ण परमहंस से होती है। फिर रामकृष्ण परमहंस 1886 में महासमाधि ले लेते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में होती है। शिक्षा और युवाओं के प्रति विवेकानंद के क्या विचार हैं वो भी यहाँ दिए गए हैं। फिर मृत्यु और विरासत, मतलब 39 वर्ष की आयु में ही स्वामी विवेकानंद का 1902 ईस्वी में निधन हो गया था। धार्मिक सहिष्णुता और सर्वधर्म समभाव के बारे में भी इन्होंने बताया है।
फिर हम देखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत की एकता और अखंडता के शिल्पकार माने जाते हैं। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड गांव में हुआ था। इनके पिता झवेर भाई पटेल एक किसान थे और माता लाडबाई एक साधारण गृहिणी थी। तो इनके जीवन से संबंधित आप यहाँ देख सकते हैं, जिनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। रियासतों का विलय और भारत की एकता में इनकी अग्रणी भूमिका रही है। स्वतंत्रता संग्राम में भी इन्होंने 1917 में प्रवेश किया था। 1928 में बारडोली सत्याग्रह के दौरान उन्होंने किसानों के लिए अहिंसात्मक संघर्ष किया और अंग्रेजों को अपनी मांगों के आगे झुकने के लिए इन्होंने मजबूर किया था। स्वतंत्रता आंदोलन में भी इनका प्रमुख योगदान माना जाता है। प्रशासनिक सेवा में इन्होंने सुधार किया था और 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में इनका निधन हो गया था। गुजरात के नर्मदा जिले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया है, जो विश्व की सबसे ऊंची इनकी मूर्ति है। सरदार पटेल के विचार और दृष्टिकोण भी यहाँ पर बताए गए हैं। शिक्षा में नवाचार, समय की जरूरत, मातृभाषा का इसमें समावेश हो, तो ये भी इसमें बताया गया कि मातृभाषा का इसमें का प्रयोग भी इसमें जरूरी है। आगे है, जापान के हिबाकुशा को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था और यह हर वर्ष 10 दिसंबर को ये सम्मान दिया जाता है। शांति के क्षेत्र में ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है और अब की बार ये मिला है जापान के हिबाकुशा को। सब कुछ जानकारी इसमें यहाँ पर दी गई है, क्यों दिया जाता है, किसे दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, कौन ये देता है, सब कुछ जानकारी आप यहाँ देख सकते हैं। कबीरा ना कुछ बन जाना, यहाँ पर आप ऋग्वेद से संबंधित देख सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं शिक्षा में एक नवाचार, हवाई भ्रमण। आगे है शिष्टाचार, व्यवहार का नैतिक मापदंड एवं अनिवार्य अंग। फिर है विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए स्वाध्याय के साथ साथ अध्यात्म और योग का क्या महत्व है, वो भी आप इसमें देख सकते हैं। स्वाध्याय का क्या महत्व होता है और सामाजिक नैतिक मूल्यों का विकास किस प्रकार किया जाता है। अध्यात्म का क्या महत्व होता है, मतलब अध्यात्म का अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन। योग शिक्षा क्षेत्र के उद्देश्य एवं क्षेत्र यहाँ दिए गए हैं। अंत में सारांश भी दिया गया है और योग शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य हो सकते हैं, क्या क्या उद्देश्य हैं वो भी यहाँ पर बताए गए हैं। फिर है राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रकाश स्तंभ सरदार वल्लभ भाई पटेल। 31 अक्टूबर 1875 को इनका जन्म होता है। 1857 के प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने भाग लिया था। ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी माने जाते हैं। विश्व दिव्यांग दिवस जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा 3 दिसंबर को मनाया जाता है।
समावेशिता और समानता की ओर बढ़ते कदम, ये इसमें बताया गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल की 143वीं वर्षगांठ पर 31 अक्टूबर 2018 को उनकी एक भव्य विशाल प्रतिमा, जिसको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है, उसका उद्घाटन इन्होंने किया था। कितना इसमें मटेरियल लगा था वो सब कुछ इसमें यहाँ पर दिया गया है। इस विशाल प्रतिमा को 7 किलोमीटर दूरी से भी देखा जा सकता है। फिर है शील निधान धनुर्धर राम। यहाँ राम के बारे में ये आप देख सकते हैं। फिर है विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ कौशल प्रशिक्षण भी जरूरी होना चाहिए। नई शिक्षा नीति 2020 में ये बात कही गई है। फिर है राष्ट्रीय एकीकरण की बाधाएं और उनको दूर करने में शिक्षा की क्या भूमिका है, वो यहाँ पर बताई गई है। राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक तत्व कौन कौन से हैं, वो सब कुछ यहाँ पर बताए गए हैं। शिक्षा की क्या भूमिका होनी चाहिए, वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। सशस्त्र सेना झंडा दिवस, ये प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे हम बात करें तो हमारी सकारात्मक सोच का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये इसमें बताया गया है। सकारात्मक भाव पड़ता है या फिर नकारात्मक, ये बताया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं दिसंबर महीने का ये कैलेंडर दिया गया है। फिर है एजुकेशन प्री समिट, यहाँ आप ये देख सकते हैं। भारत में नारी शिक्षा की भूमिका कैसी होनी चाहिए, वो इसमें यहाँ पर बताया गया है। कौन कौन सी महिलाएं हुई हैं जो जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाई है, वो सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु में अ प्रत्यय लगाने से बना है और विद्या शब्द की उत्पत्ति विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान बोध। आगे है दिव्यांगों के लिए शिक्षा और रोजगार के कौन कौन से अवसर रखे गए हैं। दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के रूप में मनाया जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 दिसंबर 2015 को अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में इनके अपील वहाँ पर इन्होंने की थी। कौन कौन से इनके रोजगार के अवसर हैं, वो यहाँ पर बताए गए हैं। सबसे बड़ा कैमरा 3200 मेगापिक्सल का ये कैमरा है और ये अंतरिक्ष की तस्वीर लेने के लिए इसे बनाया गया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में बालक बालिका शिक्षा अधिकार, सर्वोत्तम शस्त्र, सर्वोत्तम मानव अधिकार की प्राप्ति किस प्रकार होती है, ये यहाँ पर बताया गया है। अनुच्छेद 51 ये कहता है कि भारत में प्रत्येक नागरिक एवं अभिभावक का यह दायित्व होता है कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालक बालिकाओं की शिक्षा के लिए समुचित शिक्षा प्रदान करे। और अनुच्छेद 45 कहता है कि 6 वर्ष की आयु के सभी बालकों के पूर्व बाल्यावस्था की देखरेख और शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करता है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए हैं, वो भी यहाँ पर बताए गए हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, ये भी आप देख सकते हैं। कौन कौन से इनके उद्देश्य हैं, कौन कौन से इनकी विशेषताएं हैं।
राज्य सरकार के इस शिक्षा के संबंध में क्या कर्तव्य हैं, माता पिता के क्या होने चाहिए, विद्यालय व शिक्षक के क्या कर्तव्य होने चाहिए, सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। फिर है वैश्विक चिंतन की दरकार। आगे है महामना मालवीय जी का शिक्षा दर्शन। शिक्षा के दर्शन में उन्होंने क्या अलग जगाई है, क्या क्या महत्वपूर्ण उन्होंने कार्य किए हैं, सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। इनके जीवन के बारे में, इनका जन्म कब हुआ, इन्होंने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए, सब कुछ इसमें आप इस लेख में देख सकते हैं। कैसे पहचाने दिव्यांगता, ये आप यहाँ देख सकते हैं। कौन कौन सी गतिविधि कितने महीने में वो होनी चाहिए, वो सब कुछ गतिविधियाँ आप यहाँ देख सकते हो। 3 माह के बालक में गर्दन को संभाल लेने की शक्ति उसमें होनी चाहिए, और 3 साल का बालक अगर है तो उसे 3 पहियों वाली गाड़ी चलाना आना चाहिए, और एक एक पैर में सीढ़ी चढ़ना उसको आना चाहिए। ऐसा बालक है तो वो सामान्य है, और ऐसे कार्य अगर वो नहीं कर पाता है तो वो दिव्यांग की श्रेणी में आता है। दिव्यांगता पर कुछ स्लोगन यहाँ दिए गए हैं, देख सकते हैं आप। दिव्यांगता के वर्गीकरण कौन कौन से भागों में उनको बांटा जाता है। यहाँ पर है पुस्तक समीक्षा दे रखी है। फिर है बाल शिविरा में आप देख सकते हो शतरंज प्रमुख कविता है। रविवार की कविता, आँखें कविता, ये बच्चों के द्वारा ली गई कविताएं हैं। जिंदगी कविता, शिक्षक कविता, जो बच्चों ने अपने लेख के माध्यम से बताई हैं, अपनी भावनाएं, संघर्ष, स्वच्छता। शाला प्रांगण, बाड़मेर, जालौर, चूरू, सभी की यहाँ तस्वीर आप देख सकते हैं। जयपुर, बारां, झालावाड़, हर जिले की आप यहाँ देख सकते हो। ज्ञान संकल्प पोर्टल, और भामाशाह कौन कौन हुए हैं उनके नाम भी आप यहाँ देख सकते हो, और उन्होंने कौन सी स्कूल में कितना डोनेट किया है वो आप देख सकते हो। वो कौन से ब्लॉक में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में वो स्कूल आती है। तो ये भामाशाहों की लिस्ट है। ये बच्चों के द्वारा बनाई गई कुछ ड्राइंग है। ये राइजिंग राजस्थान से संबंधित कुछ झलकियाँ आप देख सकते हो, जो 9, 10, 11 दिसंबर 2024 को जयपुर में आयोजित किया गया था। तो
तो इसी के साथ अपना आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।